अर्चना, तुमने सब कुछ अच्छे से रख लिया ना? कुछ भूल तो नहीं रही हो ना? जी जी, नहीं भूली। एक बात बताइए, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं अकेली थोड़ी ही हूँ। यह आपके शैतान बच्चे भी हैं ना साथ, तो 20 घंटों का सफ़र आसानी से कट जाएगा। बल्कि मुझे तो आपकी चिंता हो रही है। आपको तो एक कप चाय भी ढंग से बनाना नहीं आता। अरे अरे, तुम भी ना अर्चना। बच्चों, तुम्हें क्या क्या चाहिए बता दो, यह दुकान से खरीद कर दे देता हूँ। और हाँ, तुम दोनों लड़ाई मत करना और मम्मी को परेशान मत करना। ठीक है पापा। ठीक समय पर ट्रेन स्टेशन पर आ चुका था। अजीत अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को बिठाकर स्टेशन से छूटती हुई ट्रेन को एकटक देखे जा रहा था। इधर अर्चना की ट्रेन तेज रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी। पीछे छूट रहा था उसका शहर। अर्चना खुश तो थी, लेकिन उतनी भी नहीं जितना पहले हुआ करती थी मायके जाने पर। गाड़ी की रफ्तार के साथ साथ उसका मन भी पिछली यादों में उलझ गया। एक समय था जब वह महीनों पहले से रक्षाबंधन की प्रतीक्षा बहुत बेकरारी से किया करती थी। वे 5 बहनें और एक भाई था। भाई के जन्म के पहले न जाने कितने रक्षाबंधन बिना किसी की कलाई पर राखी बांधे ही बीते थे। उसके 5 बहनों के जन्म के बाद भाई रुपेश का जन्म हुआ था। सबसे बड़ी बहन होने के नाते उसने रुपेश को बेटे की तरह गोद में खिलाया था। सो शादी के बाद शुरू के 4-5 वर्षों तक, जब तक उसके बच्चे छोटे रहे, वह बहुत ही चाव से हर रक्षाबंधन पर माँ बाबूजी के निमंत्रण पर मायके जाती रही थी। उसे आज तक भाई के विवाह के बाद पड़ा पहला रक्षाबंधन अच्छी तरह याद है। पति अजीत ने कितना मना किया था कि देखो, अब रुपेश का विवाह हो गया है, एक बहू के आने के बाद तुम्हारा वह पुराना राजपाट गया समझो। अब किसी के ऊपर तुम्हारा पुराना दबदबा नहीं चलने वाला। अब तो बस साल भर में महज एक मेहमान की तरह कुछ दिन ही मायके के हिसाब में रखा करो, और वह भी तब जब भाभी खुद तुम्हें निमंत्रण भेजे आने का। लेकिन काश तब उसने पति की बातों को खिल्ली में ना उड़ाकर गंभीरता से लिया होता, तो ननंद व भाई भाभी के नाजुक रिश्ते में दिल को छलनी कर देने वाली वह दरार तो ना पड़ती। हर वर्ष की भांति उस वर्ष भी माँ बाबूजी का दुलार भरा खत आया था, जिसमें उन्होंने उसे रक्षाबंधन पर बुलाया था। भाभी के सामने पहली रक्षाबंधन पर जा रही हूँ, यह सोचकर उसने अपने बजट से कहीं ज़्यादा खर्च कर भाई के लिए काफ़ी महंगी पैंट शर्ट और भाभी के लिए बहुत बढ़िया सिल्क की साड़ी व मोतियों का सुंदर जड़ाऊ सेट खरीदे थे। मायके पहुँचते ही माँ बाबूजी व भाई ने हमेशा की तरह ही पुलकित मन से अर्चना और दोनों बच्चों का सत्कार किया था। लेकिन जिस चेहरे को अपने स्नेह दुलार ममता की रेशमी जाल में हमेशा के लिए जकड़ने आई थी, ननंद भाभी के रिश्ते को नया रूप देने आई थी, घर पहुंचने के घंटे भर बाद तक अर्चना को वह चेहरा नजर नहीं आ पाया था। वह अपनी उत्सुकता को और ना दबा पाते हुए झट से भाई से बोल पड़ी थी, अरे रुपेश, तेरी बहू नहीं दिखाई दे रही है। इस बार तो मैं उसी से मिलने और दोस्ती करने आई हूँ, वरना तेरे जीजाजी तो मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। ड्राइंग रूम में बैठकर लोग बातें कर रहे थे कि अर्चना अपनी आदत के अनुसार धड़धड़ाती हुई नई बहू के शयन कक्ष में बिना खटखटाए ही घुस गई थी। बहू के खूबसूरत चेहरे को देखते ही अर्चना ने झट से उसे बाहों में भर लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, पर भाभी के चेहरे पर भावों को देखकर अपना हाथ पीछे खींच लिया। वह यह कहकर कमरे से बाहर आ गई थी, रोहिणी, जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तो तुमसे बातें करने को बुरी तरह से छटपटा रही हूँ। वापस आकर अर्चना यात्रा से पैदा हो आई थकान को अपनों के बीच बैठ माँ के हाथों की बनी मसाले वाली सौंधी सौंधी महक वाली चाय के घूंटों से मिटाने का प्रयत्न कर रही थी। साथ ही साथ उसकी नज़रें नई बहू से मिलने व बतियाने की ख्वाहिश में बार बार दरवाजे पर झूलते पर्दे की ओर खिंच जाती थी। लेकिन पौना घंटा बीतने पर भी रोहिणी कमरे से बाहर नहीं आई थी। रुपेश भी बीच में उठकर शायद
रोहिणी को ही बुलाने चला गया था, लेकिन वह भी इस बार तनिक असहज मुद्रा में ही वापस लौटा था। तकरीबन 1 घंटे बाद रोहिणी अपने कमरे से बाहर आई थी, पूरी तरह से सज धज के साथ। साड़ी से मेल खाती चूड़ियाँ, बिंदी, यहाँ तक कि गले और कान के गहने भी उसकी साड़ी से मेल खा रहे थे, जिन्हें देखकर बिना सोचे समझे वह यह पूछने की गलती कर बैठी थी, यह क्या रोहिणी, कहीं जा रही हो क्या, जो इस तरह तैयार होकर आई हो? इतनी देर तक प्रतीक्षा करवा कर बाहर आने की प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ खिन्न मन से भाई भी बोल पड़ा था। अरे दीदी, इसकी कुछ ना पूछो, आधा दिन तो इसका मेकअप करने में ड्रेसिंग टेबल के सामने ही गुजर जाता है। उसने साफ देखा था भाई के यूं बोलने से रोहिणी का चेहरा गुस्से से तन गया था और किंचित रोष से भरकर उसने अत्यंत तल्ख व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया था। बचपन से हमारी माँ ने हम में यही आदत डाली है कि ड्राइंग रूम में बिना सलीके से तैयार हुए कभी कदम नहीं रखना है। हमारे यहाँ तो काफ़ी ऊंचे तबके के लोगों का उठना बैठना रहता है, कभी जिला जजाए होते हैं तो कभी पुलिस अधिकारी, रोजाना एकाध मंत्री भी आए ही रहते हैं। अब इतनी ऊंची ऊंची हस्तियों के सामने यूं लल्लुओं की तरह तो नहीं जा सकते ना। यह कहते हुए बरबस ही उसकी निगाह अर्चना के रेल सफ़र के दौरान हुए धूल दूसरित कपड़ों पर पड़ गई थी और अर्चना शायद पहली बार कपड़ों के प्रति अपनी लापरवाही भरे व्यवहार से असहज हो उठी थी। उसे आज तक याद है, पहुंचने के अगले ही दिन भाई के ऑफिस जाने के बाद वह भाभी से बातचीत करने के उद्देश्य से उसके कमरे में जाकर बैठी थी। रोहिणी अपने शोध प्रबंध लिखने के लिए पढ़ने में तल्लीन थी। उसने भाभी से बातचीत शुरू करने का प्रयास किया था, लेकिन रोहिणी की उदासीन हाँ हूँ ने उसे आखिरकार लौट आने को विवश कर दिया था। 4 बजे रोहिणी के सोकर उठने के बाद वह फिर बोली थी, रोहिणी फ्रेश होकर बाहर ही आ जाओ ना। पर रोहिणी की रोबीली और 2 टुक बातें सुनकर माँ बेटी के चेहरों का रंग ही उड़ गया था। अर्चना को पहली बार एहसास हुआ कि रोहिणी की बात से उसके उच्च अभिजातीय परिवार के होने के दंभ की झलक आ रही है। वह तो खैर ननंद है उसकी। भविष्य में गिनती के दिनों के लिए गाहे बगाहे महज एक मेहमान की हैसियत से ही रोहिणी से मिलने की संभावना थी, लेकिन माँ के अत्यंत लाड़ दुलार के बावजूद रोहिणी उन्हें एक बड़े बुजुर्ग का मान नहीं दे रही थी। विवाह के इतने महीने गुजर जाने के बाद तक उसने रसोई में कदम नहीं रखा था। माँ ने ही अर्चना को बताया था कि उसकी रसोई के प्रति इस उदासीनता को देखते हुए घर के किसी भी सदस्य ने उसे आज तक एक शब्द नहीं कहा था, बल्कि तीनों वक्त माँ उन सबको एक साथ खाने की मेज पर बैठाकर बहुत लाड से गर्म खाना खिलाया करती थी और अपनी इकलौती बहू को तो खिलाते वक्त उसके चेहरे से लाड़ टपकता था। रोहिणी की रसोई में जाने की अनिच्छा भाव कर माँ खुद ही अपने लिए फुलके सेक लिया करती थी, पर फिर भी रोहिणी के प्रति उनके लाड़ दुलार में कोई कमी नहीं आई थी। उन सभी का यह मानना था कि नितांत अनजाने घर अनजाने परिवेश से आई एक लड़की को ससुराल के नए परिवेश के रहन सहन आचार विचार अपनाने में बहुत वक्त लगा करता है। इसीलिए वे सब यानी कि अर्चना और माँ अत्यंत धैर्य से रोहिणी के मन को अपने निश्चल निस्वार्थ प्रेम से अपने परिवार का एक अतरंग सदस्य बनाने की कोशिश में जुट गए थे। लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी वे रोहिणी को उसके मौन कवच से बाहर निकाल पाने में स्वयं को असमर्थ पा रहे थे। उन्हीं दिनों घर की आया कुछ दिनों तक नहीं आई थी। उसने और माँ ने ही मिलकर घर के सभी काम किए थे। रोहिणी के कमरे का झाड़ू पोछा व सफाई भी वह करती आ रही थी। रोहिणी और भाई के कपड़े भी घर भर के कपड़ों के साथ उसने ही धोए थे। सुबह शाम की चाय रोहिणी के कमरे तक पहुंचाना भी उसने अपने काम में शुमार कर लिया था। सारा वक्त उसे गंभीरतापूर्वक अपना शोध प्रबंध लिखने में व्यस्त देख अर्चना करीने से उसकी थाली सजा उसके कमरे में ही उसे गर्मा गर्म
फुल्का खिलाया करती थीं, लेकिन न जाने वह लड़की किस मिट्टी की बनी हुई थी। इन सब अपनत्व व ममता भरे हाव भावों के बावजूद रोहिणी इस लगाव की भाषा को समझ नहीं पा रही थी। एक दिन रोहिणी के कमरे की सफाई करते समय अर्चना की नज़र उसके गले में पड़ी एक सुंदर नाजुक चैन पर पड़ गई और वह बोल उठी थी, रोहिणी, यह चैन कब बनवाई तुमने? इसकी गठन तो बहुत बारीक और सुंदर है। वह झट से बोल उठी थी, यह चैन तो मेरी मौसी का उपहार है, जिसे देते समय उन्होंने कहा था कि यह चैन तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेगी। रोहिणी ने किसी काम से अपनी अलमारी खोली और अर्चना की नज़र उसकी एक बहुमूल्य आकर्षक साड़ी पर पड़ गई। उसके मुंह से हठात ही निकल पड़ा, यह साड़ी भी तुम्हारी विदेशी लगती है। यहाँ ना तो यह कपड़ा मिलने वाला है और ना ही यह अद्भुत रंग संयोजन। अर्चना की इस टिप्पणी पर रोहिणी ने कहा था, दीदी, यह विशुद्ध मलमल सिल्क की है। यह मेरी भाभी ने शादी के तोहफे के रूप में दी है। यह कहते हुए कि इन्हें मैं किसी भी हालत में किसी को भेंट में ना दूं, कोई मांगे तो भी नहीं। रोहिणी की बातों को सुनकर इस बार अर्चना के जहन में जोरों की घंटी बज उठी थी। यह क्या, कहीं रोहिणी अपनी चीज़ों की प्रशंसा को मेरी अप्रत्यक्ष फरमाइश तो समझ नहीं रही? रोहिणी की इन टिप्पणियों को सुनकर अर्चना दिन भर इसी उधेड़-बुन में खोई रही। वह अपने उच्च जहीन परिवार की उच्च शिक्षित लड़की और इतनी रुग्ण मानसिकता, इसीलिए तो बड़े बुजुर्गों द्वारा तय किए हुए विवाहों को जुआ कहा जाता है। अच्छे स्वभाव का जीवन साथी मिल गया तो अच्छी बात, वरना जिंदगी भर सिर पकड़े बैठे रहिए और जीवन साथी के बेमेल अभाव से तालमेल बैठाते रहने की कोशिश में एक असहज जीवन जीने का अभिशाप ढोते रहिए। भाई के लिए मन पीड़ा से भर आया था कि वह जीवन को ताउम्र कैसे निभा पाएगा। इन कुछ ही दिनों में अर्चना ने रोहिणी का स्वभाव अच्छी तरह से परख लिया था और कहा था रोहिणी के साथ निभाने की भरसक कोशिश उसे ही करनी होगी और अत्यधिक धैर्य व सहिष्णुता के साथ उसे उसका मन जीतने के प्रयास करने होंगे। माँ को भी उसने यह बात भली भांति समझा दी थी। आखिर रक्षाबंधन का दिन आ ही गया। बड़े लाड से उसने भाई की कलाई पर सुंदर राखी बांध असीम स्नेह भाव से उसके माथे को चूम लिया था। सदा की ही भांति भाई ने राखी बंधवाई थी। एक सुंदर सी बहुमूल्य साड़ी उसे भेंट में दी थी और अर्चना ने भी भैया भाभी को अपने तोहफे देने का यही सही मौका समझ अपने लाए उपहार दोनों को थमा दिए थे। भाई तो खैर सदा से ही उसके तोहफे बड़ी खुशी खुशी स्वीकार करता आया था। शादी से पहले तो वह बहन से अपनी मनपसंद चीज़ों को मांग लिया करता था, लेकिन न जाने क्यों मोतियों का इतना सुंदर जड़ाऊ सेट पाकर भी रोहिणी खुश होने के बदले न जाने किस सोच में डूब गई थी। उसको खुश ना देखकर अर्चना पूछ बैठी थी, क्या हुआ रोहिणी, क्या यह सेट पसंद नहीं आया? आजकल तो इसका बहुत फैशन है। रोहिणी के जवाब ने उन सभी को अचंभित कर दिया था। दीदी, रक्षाबंधन पर तो हमारा आपको उपहार देना जचता है। यूँ मुझे इतना कीमती तोहफा देकर तो आप भाई के सिर पर अपना बोझ लाद रही हो। अब आप हुई हमारी ननंद, आपके उपहार के बदले में भी तो अब हमें कुछ देना ही पड़ेगा ना। आप हमारे लिए इतने महंगे तोहफे उपहार ना ही लाया करो तो अच्छा रहेगा। और फिर रुपेश की ओर मुखातिब होकर वह बोली थी, देखो जी, ननंद जी को देने में जरा भी कोताही मत बरतना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई यह कहे कि भाभी ने आकर भाई को पट्टी पढ़ा दे। मेरी तरफ से तुम्हें खुली छूट है। अपनी बहनों को जो चाहे दो, मैं कभी तुम्हारे आड़े आने वाली नहीं। बहनों का तो बस एक ही रिश्ता होता है, भाइयों से, और वह है लेने का। तुम्हारे माथे तो 5 बहनें हैं। तुम्हारे तो माथे 5 बहनें हैं, अब तो निभाना तो होगा ही उन्हें, चाहे जीकर चाहे मरकर। सहज स्नेह की प्रतीक उन उपहारों के बदले इतनी कड़ी आलोचना सुननी पड़ेगी, अर्चना ने यह कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इसीलिए वहाँ खड़े माँ, बाबूजी, भाई सभी के सभी हतप्रभ हो उठे थे। उस दिन शाम को घर वापस लौटने के लिए
उसने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया था। भाई के कमरे के सामने से गुजरते हुए अनायास ही रोहिणी के कठोर शब्द कानों में पड़े थे। क्यों जी? यह दीदी क्या हमेशा यूं ही इतने महंगे उपहार दे दे कर जाती हैं? फिर तो वापसी में इन्हें भी इतने महंगे उपहार देने की आफत आती होगी। देखो जी, एक बात ध्यान से सुन लेना, मैं अपने मायके से लाई चीज़ों में से एक तिनका भी नहीं देने वाली इन्हें। इन लोगों को जो कुछ भी लेना देना हो उसे तुम्हें अपनी तनख्वाह से ही देना होगा। तभी रुपेश के तीखे स्वर कानों में पड़े थे। यह क्या, तुम दीदी के लाड़ प्यार को लेन देन के तराजू पर तोलने लगी हो? इस घर में आज तक तो हमने दीदी के इतने प्यारे भरे तोहफों को कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा कि इन्हें देकर दीदी ने अपना बोझ हम पर लाद दिया। स्नेह भरे इन तोहफों में लिपटी अपनत्व और प्यार की खुशबू भी पहचानना सीखो। इनसे जुड़ी इनके निश्चल प्यार की अनमोल भावनाओं को पहचानना सीखो। लेन देन में मिलने वाली बेहिसाब खुशियों की सुखद अनुभूति की पहचान करना सीखो। नहीं तो जीवन भर बस उसकी कीमत के जोड़ घटाओं में ही अपना समय जाया कर बैठोगी। भाई के मुंह से अपनी ममता का सही मोल आके जाने के सुखद एहसास ने भाभी के कड़वे स्वरों में उमड़ आए आंखों के आंसुओं को भीतर ही भीतर सुखा दिया था। भाई के विवाह के बाद पड़े पहले रक्षाबंधन की कटु यादें उसकी स्मृति में हमेशा जीवन के कड़वे अनुभवों में शायद सदैव सबसे ऊपर दर्ज रहेगी। इस बार करीब 2 वर्षों की लंबी अवधि बीत जाने पर भाई के साथ भाभी के न्योते का ही मनुहार भरा खत पाकर उसका मन रक्षाबंधन का त्यौहार वही मनाने के लिए मचल उठा था। 2 दिनों के संक्षिप्त प्रवास की तैयारी कर वह भाई के घर पहुंच गई थी। वे 2 दिन कितनी जल्दी बीत गए थे, रोहिणी को पता भी न चला था। हाँ, इस बार यह जरूर गनीमत रही थी कि संक्षिप्त मायके प्रवास से वह किसी खास अप्रिय कड़वे अनुभव की सौगात साथ नहीं लाई थी। हमेशा की तरह भाई के लिए उसने एक बहुत सा सुंदर सा स्वेटर खरीदा था, लेकिन पिछली बार के कटु अनुभव से सबक सीख उसने रोहिणी के लिए कोई भी उपहार महंगा या सस्ता नहीं खरीदा था। भाई का उपहार तो उसने मौका देख अकेले में उसे थमा दिया था। रक्षाबंधन वाले दिन भाई और भाभी को राखी बांध भाभी को उपहार स्वरूप उसने एक सुंदर और काफ़ी कम कीमत का हल्का सा चांदी का सेट उपहार में दिया था। माँ इस बार घर पर नहीं थी, सो चलते वक्त भाभी ने उसे एक सोने की गिन्नी थमाई थी, यह कहते हुए कि इस बार आप 2 साल बाद आई हो। जाते वक्त माँ जी यह गिन्नी मुझे आपको देने के लिए कह गई थी। रोहिणी से विदा लेते वक्त उसके द्वारा भेंट स्वरूप दी गई गिन्नी उसने रोहिणी की मुट्ठी में हौले से सरका दी थी, यह कहते हुए, भाभी आजकल हम जरा तंगी में चल रहे हैं तो कोई खास उपहार आपके लिए नहीं जुटा पाई। मेरी तरफ से यही रखो, मेरी प्यारी भरी सौगात समझकर। 2 दिनों के संक्षिप्त प्रवास की यादों में डूबते उतराते वापसी की यात्रा आंखों ही आंखों में कट गई थी। घर पहुंच पति का खुशनुमा सानिध्य भी पिछले दिनों की यादों को अवचेतन में धकेल पाने में असमर्थ रहा था। तभी शाम को फ़ोन की घंटी घनघनाई थी और फ़ोन पर रोहिणी की आवाज़ ने अर्चना को आश्चर्य के सुखद एहसास से चौंका दिया था। दीदी ठीक ठाक पहुंच गई ना? इस बार तो आपका आना ना आना के बराबर ही रहा। कहीं मायके में भी बस 2 दिनों के लिए आया जाता है। अब दशहरे पर आपको जीजाजी के साथ यहाँ आना है, पूरे महीने भर के लिए, जिससे कि फुर्सत से आपके साथ का आनंद उठा सकूं। दीदी प्लीज़ वादा कीजिए कि आप ज़रूर आएंगी। बोलो ना दीदी, आओगी ना? रोहिणी के सरस मिश्री से घुले स्वर कानों में मधुर घंटी से घनघना उठे। भर्राए स्वरों से अर्चना बस यही कह सकी थी, हाँ रे, तू इतने प्यार से बुलाए और मैं ना आऊँ, यह भी कभी हो सकता है। दशहरे की छुट्टियों में हम जरूर आएंगे। सूखे एक नए रिश्ते को अपनी ममता के धूप पानी से सींच और बदले में उसे अपनत्व की हरियाली से हरा भरा देख अर्चना का खोया विश्वास एक बार फिर से निस्वार्थ प्यार की तिलिस्मी गुणात्मक ताकत में पुख्ता हो उठा था। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यही समाप्त हो गई। साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। अरे अब क्या होगा?
अरे आज तो कम से कम नीतू से यह उम्मीद नहीं थी। फ़ोन रख कर मैं सिर पकड़ कर बैठ गई थी। ऑफिस के लिए बिल्कुल तैयार बहू रूपा मेरे माथे पर बल देकर ठिठक गई। पूछा, क्या हुआ माँ, किसका फ़ोन था? अरे नीतू नहीं आएगी। ओह, यह भी ना ऐन मौके पर धोखा देती है। वह फिर वापस मुड़ गई। बोली, माँ मैं लेट हो रही हूँ, निकलती हूँ। आप बिल्कुल परेशान ना हो। परेशान कैसे ना हो? हाँ, कितने दिनों बाद मैंने अपनी सहेलियों को लंच पर बुलाया है। अब कहाँ मैं किचन में खड़ी होकर ज़्यादा देर तक खाना बना सकती हूँ। ओह, अब क्या करूँ? डोंट वरी माँ, आप किचन में मत जाना, मैं सब मैनेज कर लूँगी। बाय माँ। कहते कहते वह घर से निकल गई। मैं सिर पर हाथ रखकर बैठी रह गई। स्पाइन की कुछ समस्या के कारण कमर दर्द रहने से मेरा किचन में ज़्यादा काम करना छूट गया है। नीतू ही खाना बनाती है। मेरे पति राकेश और बेटा रजत तो टूर पर गए हैं। हम सास बहू ही आजकल घर पर हैं, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को आज घर पर बुला लिया था। अब हम पांचों फ्रेंड्स रजत और रूपा के विवाह के बाद आज ही मिल रहे हैं। रजत के विवाह को 4 महीने ही हुए हैं। यही मुंबई में ही दोनों जॉब करते हैं। मुझे रूपा अच्छी लगती है। मुझे ऐसी ही तो बहू चाहिए थी, हंसमुख, हमें प्यार करने वाली। बस रूपा का किचन में जाने का मूड नहीं होता। हफ्ते भर तो ऑफिस के काम रहते हैं, वीकेंड में वह आराम के मूड में रहती है। स्वाभाविक है। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। मैं पारंपरिक सास की तरह अपने बेटे बहू पर कोई बंदिश लगाना ही नहीं चाहती। बच्चे हैं, उनकी लाइफ है, उन्हें अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है। मैं तो कई बार यह सोचती हूँ कि अगर कामकाजी बहू किचन में घुसना ना चाहे तो बुरा क्या है। सास बहू का करियर उसकी डिग्रियों को महत्व क्यों नहीं समझती। बेटे ने डिग्रियां ली हैं तो बहू ने भी मेहनत से अपना करियर संवारा है। बेटा छुट्टी वाले दिन पूरा आराम चाहता है तो कामकाजी बहू को भी तो आराम की ज़रूरत है। घर के कामों का विकल्प हो तो बहू को ही क्यों किचन में जाने के लिए बाध्य किया जाए। खैर, अब तो यह सोचना है कि क्या करूं। रूपा को देर हो रही थी, वह निकल गई। मैं किचन में कुछ बना भी लूँगी तो खड़े होने से मेरी तकलीफ़ बढ़ जाएगी, दर्द शुरू हो जाएगा, तो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठने का आनंद कैसे लूँगी। इतने में ही मेरे व्हाट्सएप पर रूपा का मैसेज आया। आप चिंता ना करना माँ, मैंने आप सबके लिए खाना ऑर्डर कर दिया है, सब पहुँच जाएगा। और साथ में ढेर सारी किसेस की इमोजी देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने भी थैंक यू वेरी मच लिखते हुए किसेस की खूब सारी इमोजी डालकर जवाब दिया। यह हम सास बहू का पूरा दिन चलता है। मुझे हंसी आ रही थी। यह लड़की भी ना ऑर्डर करने में बहुत होशियार है। मुंह से कुछ निकलते ही झट से ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। इतने में डोरबेल बजी। मेड कुसुम आई थी। मैंने उससे कहा, कुसुम आज ज़रा अच्छी तरह से सफाई करना। क्या हुआ मैडम? लंच पर मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं। कुसुम हमारी 10 साल पुरानी मेड है। इतनी पुरानी मेड तो घर के सदस्य की तरह ही होती है। बोली, वाह, खाना बन गया क्या? नहीं रे, नीतू ने छुट्टी कर दी। ओह, मैं कुछ काम कर दूं? वह जानती है मेरे स्वास्थ्य के बारे में। मैंने कहा, नहीं, रूपा बहू ने सब ऑर्डर कर दिया है। कुसुम ने जैसी नज़रों से मुझे देखा, हम दोनों हंस पड़ी। कुसुम ने हंसते हंसते कहा, बाप रे, छोटी मैडम कितना ऑर्डर करती हैं। मैं मुस्कुराते हुए सामान समेटने लगी। कुसुम अपना काम करने लगी। अचानक मैं पिछले 4 महीनों पर नज़र डालने लगी। रूपा जब से आई है हर समस्या का समाधान चुटकियों में खोज देती है। विवाह की भाग दौड़ के बाद मेरी कमर का दर्द बढ़ गया तो एक दिन उसने ऑफिस से ही ऑर्डर करके सरप्राइज़ में कुछ भेजा। मैंने डिलीवरी लेकर बॉक्स खोला। उसमें दर्द में सिकाई के लिए एक इलेक्ट्रिक बोतल थी जो घंटों गर्म रह सकती थी। अभी तक मैं पुरानी तरह की ही बोतल में पानी गर्म करके सेकती थी। कभी कभी आलस भी आ जाता था। मैं उसका यह सरप्राइज़ देखकर बहुत खुश हुई। मैंने रूपा को थैंक्स कहने के लिए उसी समय फ़ोन किया था तो हंसी थी। माँ, अच्छा लगा ना सरप्राइज़? मैंने कहा था।
यह तो बहुत अच्छी चीज़ है। तुम्हें कैसे ख्याल आया? अरे सब मिलता है माँ। यह तो रजत को पहले ही ऑर्डर कर देनी चाहिए थी। बहुत काम की चीज़ निकली थी यहाँ। मुझे काफ़ी आराम हुआ था। राकेश को कई दिन से हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही थी। वे बार बार चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। एक दिन शाम को अचानक एक पार्सल आया। उसमें ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन थी। ज़रूर रूपा ने ही ऑर्डर की थी। राकेश हंस पड़े थे। यह तो बहुत अच्छा है, हमारे घर में ऑर्डर वाली बहू आई है। ऑफिस से ही हमारी ज़रूरतों की चीज़ें ऑर्डर करती रहती है। वीकेंड में अगर नीतू ना आए तो रूपा पूछती है, माँ कुछ ऑर्डर कर लें? मैं कभी मना नहीं करती। सोचती हूँ रोज़ सब घर का बना ही तो खाते हैं, सब टिफ़िन लेकर जाते हैं। आज रूपा को टिफ़िन नहीं चाहिए था, उसके ऑफिस में पार्टी थी। हाँ तो फिर रूपा सबकी पसंद का ध्यान रखते हुए ऑर्डर करने का काम संभाल लेती हैं। कुसुम काम करके चली गई तो मैं भी नहा धोकर तैयार हो गई। मेरी सहेली अर्चना, काव्या, मानसी और रेखा तय समय पर आ गई। बहू रूपा के आने के बाद हम पहली बार मिल रहे थे। हालचाल के बाद काव्या ने पूछा, गायत्री कैसा लग रहा है सास बनकर? बहुत अच्छा। बेटी की कमी पूरी कर दी रूपा ने। बहुत प्यारी बच्ची है। मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। इतने में डोरबेल बजी। हमारा खाना आ गया था। मानसी ने पूछा, कौन है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा लंच। अरे नीतू नहीं आई क्या? नहीं। ओ फिर तो तुम्हें तकलीफ़ हो गई। अरे तकलीफ़ कैसी, घर में ऑर्डर वाली बहू आई है। ऑटो में बैठते ही लंच का ऑर्डर कर दिया था उसने। सच? फिर तो उन्हें रूपा की ऑनलाइन मंगवाई चीज़ें बताने लगी। सब हैरान थी, खुश भी। अब तक हम पाँचों में बस मानसी को ही ऑनलाइन ऑर्डर से चिढ़ होती थी। जब तक वह दुकान दुकान ना भटक ले, उसकी शॉपिंग पूरी नहीं होती थी। उसकी फैमिली इस बात से खूब परेशान रहती थी। सब्जी भी 10 ठेलों पर देखकर ही खरीदती है। मानसी ने आदतानुसार कहा, पता नहीं कैसा स्वाद होगा, कब का बना भेज दिया होगा, और चीज़ें भी पता नहीं कैसी निकलेंगी। तब काव्या ने कहा, अच्छी ही रहती हैं, कुछ वापस भी करना हो तो आराम से वापस होता है। दुकान दुकान भटकने की एनर्जी अब हम में भी तो नहीं बची। मैंने पार्सल खोला, गरम गरम पम्पकिन सूप भी था। रूपा जानती है मुझे सूप पीने का बहुत शौक है। हम जब भी बाहर जाते हैं मैं सूप कभी मना नहीं करती। पिछली बार सूप पिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। रूपा ने कहा भी था, माँ जब मन हो बताना, मैं ऑर्डर कर दूंगी। रजत उस समय जोर से हंसा था। कहा था, माँ रूपा को बस एक बार कुछ बोलो कि आपको क्या चाहिए, होम डिलीवरी हो जाएगी। हम सब इस बात पर उसे खूब छेड़ते हैं, वह भी हंसती रहती है। सूप गर्म था, ठंडा ना हो जाए। मैं सबके लिए निकाल कर ट्रे में रखने लगी। सबको सूप बहुत पसंद आया। फिर अर्चना ने कहा, चलो देखते हैं और क्या ऑर्डर किया है बहुरानी ने। देखा तो स्टार्टर्स थे, शाही पनीर, मिक्स वेज और नान। सबके मुंह से एक साथ निकला, अरे वाह चलो खाते हैं। हम सब ने खाने का भरपूर लुत्फ़ उठाया। आइसक्रीम तो एक दिन पहले ही आ गई थी। कुछ देर बातें होती रही। उसके बाद सब जाने के लिए उठने लगी तो मानसी ने कहा, सुनो। हम सब ने उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, बहू तो कमाल है, हम सबके लिए शानदार लंच मैनेज करवा दिया। मैं भी ऐसी ही बहू लाऊंगी। काव्या ने उसे चिढ़ाया, पहले 20 जगह घर जा जाकर लड़की नहीं देखोगी। सब हंस पड़े। सब चली गई तो मैंने रूपा को फ़ोन किया, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा लंच था, हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। गुड, अब आप रेस्ट करना, और हाँ शाम को भी नीतू नहीं आई तो किचन में मत घुस जाना। हाँ ठीक है, काफ़ी खाना रखा है। ठीक है फिर, हम दोनों ही तो हैं। मैं सामान समेट कर थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई। ध्यान रूपा की तरफ ही था। प्यार आ रहा था उस पर मुझे। नई तकनीक का लाभ सबसे ज़्यादा इन बच्चियों को ही हुआ है शायद। घर में कोई किटकिट नहीं, प्यार और शांति ही तो चाहिए होती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाकर आजकल की ये कामकाजी बच्चियाँ घर बाहर सब मैनेज कर तो लेती हैं,
फिर क्यों पुरानी लीक पर अड़ी सांसें खुद को नहीं बदलती? घर के कामकाज का रोना रोकर क्यों कलह मचाए रखती हैं? इन बच्चियों को जरा सा प्यार सम्मान मिल जाए तो कैसी खिली खिली सी रहती हैं। और यह भी तो कम बड़ी बात नहीं है कि रूपा को ऑफिस के काम करते हुए भी घर के हर सदस्य की ज़रूरत का ध्यान रहता है। गर्मी सर्दी बर्दाश्त, पीरियड के दिनों में महानगरों में आना जाना, फिर दिन भर ऑफिस में काम करना आसान है क्या? मुझे तो लगता है घरों में ज़्यादातर कलहों का कारण सास की पुरानी सोच ही है। मतलब यह कि बेटे की शादी के बाद बदलने की ज़रूरत बहू को नहीं, सास को ज़्यादा है। रूपा के ही बारे में सोचते सोचते मेरी पलकें मूंदने लगी थीं। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।